Hello, everyone. A very good morning and very happy new year to all of you. Welcome to India's largest learning platform, that is obviously an academy. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट पीएससी की फील्ड में टीचिंग एंड मेंटरिंग का 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है। और जो सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो है ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। और जिन कोर एरियाज में मैं आपको प्रिपेयर करूँगा वो है प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क हुआ है भोपाल से। ये जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है प्लीज़ इसको आप ज्वाइन करिए, है ना। जो प्राइमरी वर्क है अपना वो ये है कि भाई इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मटेरियल मैं आपको सप्लाई करूंगा या दूंगा वो मटेरियल मैं इसी लिंक के माध्यम से दूंगा। ठीक है, और लेक्चर और मटेरियल दोनों से मिलकर पूरा अपना सिलेबस डिजाइंड है, तो प्लीज़ आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इन लेक्चर्स का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अच्छे से, अगर आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है तो। हाल फिलहाल मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाई अनअकैडमी पे आपको क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डेली लाइव क्लास मिलती है आपके कोर्सेज की। लाइव क्लास अगर आप किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा आपके सिलेबस के अनुसार। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगी, एक अच्छे लेवल की क्विजेज जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट टेक पार्ट करेंगे, ताकि आपको सेल्फ इवेल्युएशन का एक बेहतर मौका मिल सके। ठीक, एक बेहतर और बड़ा मौका मिल सके। ठीक है, और ये सारी फैसिलिटीज अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई लिमिट नहीं है। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। केवल उसके लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल प्ले से, एप्पल यूजर हैं तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए दोनों कंटेंट है, पेड कंटेंट भी है, ठीक, और फ्री कंटेंट भी है, ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक आप इसका यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारा फ्री कंटेंट है यार, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज फ्री आपको अवेलेबल हैं, है ना। और अच्छा लगने पर आप जो है उसका पेड कंटेंट भी ले सकते हैं, है। तो बिल्कुल आप इसको इसको जरूर डाउनलोड कीजिए ऐप को और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ठीक, फिर आगे देखते हैं भाई। आपको नेशनल लेवल की फैकल्टीज से, बड़ी फैकल्टीज से जिनको बहुत तगड़ा एक्सपोजर है, उनसे पढ़ने का मौका मिलता है आपको अनअकैडमी पर। ठीक, और बहुत सारी फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है किसी भी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है यूपीएससी सीएससी के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एग्जाम है तो यहाँ तो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म पढ़ाई ही करना पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक, फर्दर अपन आगे चलते हैं। तो भाई अनअकैडमी पे अभी प्लस और आइकनिक दो कोर्सेज हैं। ठीक है, दोनों की फैसिलिटीज थोड़ी सी अलग अलग है। ठीक, जैसे कि बात करता हूँ तो लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर, ये आपको प्लस कोर्स में मिलेगा। ठीक, और साथ आइकॉनिक कोर्स में भी मिलेगा ये चीज, लेकिन आइकॉनिक कोर्स में आपकी फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो आपको पर्सनल कोच मिलेंगे एक, जो आपकी प्रिपरेशन पर ध्यान रखेंगे, उसको नोटिस करेंगे। ठीक, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, स्टडी प्लानर देंगे आपको और पर्सनलाइज फीडबैक देंगे, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन पर नजर रखी जाएगी बाकायदा और उसको प्रॉपर ओरिएंट किया जाएगा। तो इनमें से जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 का कोड यूज करें, अनुराग 27, जो कि मेरा एजुकेटर कोड है। ठीक है, अगर आप ये कोड एडमिशन के समय डालते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आइकनिक कोर्स भी है जहां पर आपको पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो अनुराग 27 का कोड आप ध्यान रखिए बस। बाकी अगर आप इस कोड के सहारे 10% डिस्काउंट अवेल करेंगे, साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको मेरा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, डाउट क्लियरेंस का, साथ ही मेरे सब्जेक्ट्स का पूरा सपोर्ट मैं आपको दूंगा। ठीक, फर्दर तो यूपीएससी जो ऑप्शनल का पेपर है, ऑप्शनल का एग्जाम, ऑप्शनल का जो पेपर है उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। तो जो भी आपका ऑप्शनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 कोड याद रखिए। ठीक है, फर्दर भाई आपकी एग्जामिनेशन में अब 6 मंथ से भी कम का समय बचा है। ठीक, 2021 जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अब जो है गियर शिफ्ट का टाइम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टॉप स्पीड पे लेके आए अपनी प्रिपरेशन को। ठीक, समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। चलिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक 6 मंथ का बैच लॉन्च किया गया है फॉर टारगेटिंग प्रीलिम्स 2021। ठीक, जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो इसमें आपको प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज मिलेगा फुल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस प्राप्त होगी, मिलेगी।
पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगा। ठीक है, फर्दर अपन आगे देखते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अनुराग 27 का कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक, तो ये 21 को टारगेट करते हुए बैचेस लॉन्च है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। ठीक है, साथ ही 2022 यानी कि 1 ईयर बैच कोर्स भी लॉन्च है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, ध्यान रखिएगा। और साथ ही 2 ईयर कोर्सेज भी लॉन्च हैं 2023 को टारगेट करते हुए, वो 2 ईयर बैचेस भी हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुराग 10% डिस्काउंट, मतलब अनुराग 27 कोड। ठीक, अनुराग 27, ध्यान रखिएगा। चलिए फर्दर आते हैं भाई। तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसकी प्राइस हाइक होने वाली है, तो प्राइस हाइक के पहले बुक कीजिए इसको। ठीक है, लोअर प्राइस पर बुक कीजिए प्लीज। ठीक, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए फर्दर तो हम आज के लेक्चर पे आते हैं अपने, जो कि हमारा है आज का लेक्चर वोल्केनो, वोल्केनिज्म एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी सीरीज अपनी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक, और इसमें जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक है आज का वो है वोल्केनो, वोल्केनिज्म एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म, और ये हमारी सीरीज का 12th लेक्चर है, 12th लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि वोल्केनोज पूरा लेक्चर खत्म करने में 2 पार्ट्स लगेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन पार्ट 2, दिस वन इज पार्ट 1। ठीक है, चलिए तो फटाफट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो भाई वोल्केनो क्या होता है और वोल्केनिज्म क्या होता है, इन दोनों में अपन अंतर समझें। ठीक है, तो केवल ध्यान रखिएगा, जो वोल्केनो की अपन बात करते हैं तो वोल्केनो एक लैंडफॉर्म है। क्या है? लैंडफॉर्म। ठीक, जैसे कि माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन एक लैंडफॉर्म है, समझ मेरी बात। तो अब ये माउंटेन बना कैसे है ना, या किस पर कौन कौन से प्रोसेस से बना है, तो वो सारी चीजें होती है वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म इज द सम टोटल, मतलब किस प्रकार से मैग्मा जो है, ठीक, मैग्मा सरफेस के नीचे किस प्रकार से पिघला है, किस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और ऊपर आने पर सरफेस पर आकर वो किस प्रकार से वेरियस लैंडफॉर्म्स बना रहा है, जिनमें से एक लैंडफॉर्म क्या है? वोल्केनो है। ठीक, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, यहां पर आपका मैग्मा चैम्बर है, यहां से पूरा प्रोसेस जिससे सरफेस के नीचे और सरफेस के ऊपर, ठीक, जो लावा और मैग्मा का जमाव होता है जिससे वेरियस लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं वोल्केनिज्म। क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म इज अ होल प्रोसेस एसोसिएटेड विथ द origin and the resultant outpouring of lava on the surface and the formation of resultant landforms। तो वेरियस लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं उसका रिजल्ट होता है ना। तो वॉल्केनो केवल एक क्या होता है? ओपनिंग होती है जहां से लावा बाहर आता है, और वॉल्केनिज्म पूरा प्रोसेस होता है। समझ मेरी बात? तो देखो फटाफट देखो, अ वॉल्केनो इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड ड्यूरिंग एन इवेंट वेयर लावा कम्स आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो लावा जहां से बाहर आ रहा है वहां पर वॉल्केनो डेवलप हो जाएगा। तो वॉल्केनो इज जस्ट अ लैंडफॉर्म, ठीक है, इट इज स्मॉलर पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिज्म। ठीक, so on the other hand, volcanism is the whole process of how volcano erupts and the how volcano erupts। तो volcanism क्या है? Volcano is the whole process of how volcano erupts। क्लियर है? further तो फिर आगे देखिए, a volcanic eruption is an act of eruption। तो volcanic eruption में क्या हो रहा है? वो act of eruption है, इसमें लावा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो volcanic eruption is a sub part of the whole process of volcanism। Volcanism is the whole phenomena of eruption of molten rock, magma from inside the surface onto the surface of the earth, where lava, pyroclastic material and volcanic gases erupts through a break in the surface called vent। ठीक, एंड फॉर्मेशन ऑफ रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। तो एक वेंट जो होती है, वेंट मतलब छिद्र, छिद्र मतलब एक छेद सा जिसमें से लावा बाहर आता है केवल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, तो वॉल्केनो एक बहुत छोटा सा पार्ट है ना, किसका? पूरे प्रोसेस जो कि है वॉल्केनिज्म का। क्लियर है? तो वॉल्केनो केवल एक लैंडफॉर्म है इन द होल प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिज्म। ठीक, अब देखो, जो इजेक्शन ऑफ लावा होता है वो 2 फॉर्म्स में होता है, एक होता है वेंट इरप्शन, एक होता है फिशर इरप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द इजेक्शन ऑफ लावा कैन टेक प्लेस इन 2 फॉर्म। एक होता है वेंट इरप्शन। देखो वेंट इरप्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल अपन ने ये सरफेस देखा अपना अर्थ का, ठीक है ना, यहां से लावा मान लीजिए ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर पहले लावा जब ऊपर आएगा धीरे धीरे जमता जाएगा, आसपास पहले फैलेगा, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक, अगर ये गाढ़ा लावा है तो इस प्रकार से जमता जाएगा धीरे धीरे आसपास। ठीक, और जमता जाएगा धीरे धीरे, समय के साथ क्या करेगा? एक पहाड़, एक माउंटेन टाइप यहाँ पर डेवलप कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इरप्शन होता है जहां पर एक छेद के माध्यम से, एक ओपनिंग ऑन अर्थ सरफेस के माध्यम से लावा ऊपर आता है, स्मॉल ओपनिंग। ठीक,
तो और वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे एक माउंटेन का शेप ले लेता है, उसको बोलते हैं अपन वेंट इरप्शन। और यहां से भी अभी इरप्शन होने लगता है, क्लियर है ना, तो इसको बोलते हैं वेंट इरप्शन। वेंट इरप्शन। वेंट इरप्शन का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रल इरप्शन। क्या बोलते हैं, सेंट्रल इरप्शन, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो वेंट इरप्शन एंड सेंट्रल इरप्शन, ठीक है। दूसरा होता है फिशर इरप्शन। तो फिशर इरप्शन में क्या होता है भाई, फिशर इरप्शन में बहुत बड़े पैमाने पर जो लावा है वो बाहर आता है। देखिए पूरा सरफेस, एक बहुत बड़ी दरार बनती है सरफेस पर, और उस दरार से क्या होता है, लावा बाहर की ओर आता है, ठीक, क्लियर है। तो देखिए, तो ये एक पूरा सरफेस है अर्थ का, एक लिथोस्फेरिक ब्लॉक अपने ले लिया, यहां से एक पूरी लंबी दरार है, ठीक, अर्थ सरफेस पर, और इस दरार से क्या हो रहा है, दो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स का, ठीक है। और इस मूवमेंट के चलते अर्थ के अंदर से, मतलब एस्टेनोस्फीयर से लावा बाहर आ रहा है और आउटपोरिंग हो रही है दोनों तरफ, ठीक। इस कंडीशन में बहुत एक्सटेंसिव लावा फ्लो होता है, और बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, लावा का जमाव होता है। तो यहाँ पर लावा प्लेट्यूज बड़े बड़े, डेक्कन ट्रैप इसका एग्जाम्पल है इंडिया में, ठीक। डेक्कन ट्रैप में फिशर इरप्शन का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। तो इजेक्शन ऑफ लावा टेक्स प्लेस इन टू फॉर्म्स, वेंट इरप्शन एंड फिशर इरप्शन, ध्यान रखिए। अ वोल्केनो begins to form when magma, which is hot molten rock from deep within the earth, rises towards the earth's surface and collects in magma chambers। और मैग्मा चैम्बर्स में भर जाता है। अब देखो मैग्मा चैम्बर्स क्या होता है, अपन देख रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए, तो अपन ने दो चीज पढ़ी भैया, एक तो डिफरेंस क्या है वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म में, ठीक है, और जो इरप्शन होता है ना, इरप्शन कैसे होता है, ठीक। तो जो वेंट इरप्शन है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन भी बोलते हैं, और फिशर इरप्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको क्वाइट इरप्शन भी बोलते हैं। क्वाइट मतलब शांत उद्भेदन, ठीक है। इसको बोलती है केंद्रीय उद्भेदन, इसको बोलते हैं शांत उद्भेदन, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है मैग्मा और लावा में अंतर। तो सिंपल वे में सरफेस के नीचे जो भी मॉल्टेन मटेरियल है, ठीक, जो भी मॉल्टन मटेरियल है, चाहे वो दरारों में हो, ठीक है, या सरफेस के नीचे किसी पैच में हो, कहीं पर भी हो, सरफेस के नीचे अगर है तो उसे बोलेंगे अपन मैग्मा, ठीक, और सरफेस के बाहर किसी रूप में आ गया तो उसे बोलेंगे लावा, ठीक है। तो लावा और मैग्मा में केवल यही अंतर है, ठीक है, और कोई अंतर नहीं। The superheated particles that eject out of volcano comes from deep below the Earth's surface, where temperatures can become so hot that rock actually melts। टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि रॉक एक्चुअली मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैग्मा इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस हॉल्टन रॉक, और दिस मॉल्टन रॉक डीप इनसाइड द डीप विद इन द अर्थ। तो ये मॉल्टन रॉक जहां जहां भी डीप विद इन द अर्थ होंगे उसको अपन मैग्मा कहेंगे, ठीक है। तो a volcano begins to form when magma, which is less dense than the rock it originated from, rises towards the earth's surface। तो this liquid rock collects in chambers called magma chambers, ठीक है। तो देखिए, जहां पर एस्थिनोस्फीयर से लावा आकर क्रस्ट के नीचे अलग अलग खाली चैम्बर्स में कलेक्ट होता है, वह उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर्स, ठीक। और वो मैग्मा चैम्बर्स बेसिकली सप्लाई करते हैं मैग्मा को सरफेस पर, ठीक, बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से ये मैग्मा राइज अप होकर कहाँ आता है, सरफेस पर, ठीक है। और मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, और उसको बताता हूं मैं आपको। तो वेयर प्रेशर बिल्ड अप है ना, मैग्मा चैम्बर्स में वेयर प्रेशर बिल्ड अप ड्यू टू एक्सपेंडिंग स्टीम एंड गैसेज एसोसिएटेड विद द मैग्मा। तो एज प्रेशर रीचेस अ पीक within these chambers, magma finds its way out through a vent or a fissure on the earth's surface, resulting in a volcanic eruption and the expulsion of hot molten rock। तो ये जो एक्सपल्शन हो गया है रॉक का, ठीक, धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा एक, जिसको अपन वॉल्केनिक माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। द हॉट मॉल्टन रॉक आउटसाइड द वॉल्केनो, इट्स नेम चेंजेस फ्रॉम मैग्मा टू लावा, सिंपल चीज है, ठीक। तो जैसे ही आप बाहर आया मैग्मा, उसे लावा कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तीसरी चीज जो फर्दर अपन पढ़ने वाले हैं वो है सोर्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, के भैया लावा का सोर्स क्या है, कहां से आता है लावा, ठीक है। तो देखो, इसमें अपन कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना, वो तीनों कंसेप्ट को आपको मिला जुला रूप समझना है कैसे आता है, और तीनों कंसेप्ट लगभग लगभग आपस में बहुत इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे पहली चीज मैं फर्स्ट थिंग आपको बोलता हूं कि नॉर्मली ये हमारा क्रस्ट है ना, ये अपन ने क्या करा, क्रस्ट या लिथोस्फीयर लिया, ठीक, क्रस्ट या लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर ले लो इसको, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है भैया आपको पता है, लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट, क्रस्ट प्लस मेंटल का अपर पार्ट ऑफ मेंटल अराउंड 200 किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो फर्दर देखो, यहां पर क्या होता है, जब ये इसके नीचे क्या है, एस्थीनोस्फीयर, ठीक, एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर, उसके नीचे एस्थीनोस्फीयर,
लिथोस्फीयर का नीचे वाला पार्ट जो है ये भी मेंटल का पार्ट कहलाता है ना, दिस कॉल्ड मेंटल पार्ट। ठीक, और क्रस्ट प्लस द अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल अबव एस्टेनोस्फीयर, इन दोनों को मिलकर अपन लिथोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, आप देखिए पहली कंडीशन यहाँ पर क्या होता है इस स्थिति में कि एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मिटा दो एस्टेनोस्फीयर को। चलिए, तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ है भाई कि हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, अपने क्रस्ट में नीचे की तरफ जाते हैं, देखो ये बहुत 100 किलोमीटर लंबा है, 200 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर की जो प्लेट है, ये इसका जो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई रॉक है ना, थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना देता हूँ मैं बड़ा वाला ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये अपना सरफेस है। ठीक, जैसे आप सरफेस के नीचे जाओगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई रॉक है। ठीक, ये अभी सॉलिड स्टेट में है, किस में है, सॉलिड स्टेट में, लगभग लगभग, है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 100 किलोमीटर नीचे की। ठीक, अराउंड 100 किलोमीटर, 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे आ गया तो स्टेनोस्फियर, और मेजोरिटी ऑफ लावा जो हमारे पास आता है वो स्टेनोस्फियर से आता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, बहुत जबरदस्त प्रेशर होगा क्योंकि बहुत लोड रखा हुआ है पूरी प्लेट के इस रॉक के ऊपर। ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, इस रॉक का, और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी हाई है ही इस रीजन में। ठीक, तो देखो मान लो कि इस यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर मैंने कहा कि भैया 500 डिग्री तापमान है, कितना है, 500 डिग्री। ठीक है, लेकिन इस रॉक का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 200 डिग्री, पर जो कि प्रेशर बहुत जबरदस्त रखा हुआ है इस रॉक के ऊपर, ये 500 डिग्री तापमान पर भी नहीं पिघल रहा है। समझ में आई बात, एकदम लिक्विफाई नहीं हो रहा है ये। ठीक, तो अभी क्या है, जिस स्टेट में है उस स्टेट को मेंटेन किए हुए है। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है और प्रेशर क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, राइज कर देता है। लेकिन जैसे ही किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण या गैसेस के एक्सपेंशन के कारण या बहुत गर्मी के कारण क्या हो रहा है, जो केमिकल्स एक्सपेंशन हो रहा है उसके कारण अगर दरार आती है, दरार मतलब एक फॉल्ट डेवलप होता है, कहां से कहां तक, अपर एयर सरफेस में। अपर एयर सरफेस में क्या हो गया, एक फॉल्ट डेवलप हो गया है। ठीक, अब इस फॉल्ट की वजह से क्या हुआ है, जो प्रेशर इस रॉक पर था, है ना, बहुत जबरदस्त प्रेशर था, वो प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया। ठीक, प्रेशर रिलीज जैसे ही हुआ तो ये रॉक क्या है, ऑलरेडी यहां पर तापमान 500 डिग्री के करीब है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 200। तो ये रॉक तुरंत पिघलेगा और इस दरार के सहारे ऊपर आने के प्रयास करेगा, क्योंकि देखो वहां पर एकदम पूरा यूनिफॉर्म चीज नहीं है यार, बहुत सारी दरारें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी दरारों में ये लावा जो मैग्मा जो है ये भर जाएगा। ठीक, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा सरफेस के नीचे, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा जिनको अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक, और जैसे ही इसने अपना रास्ता खोज लिया बाहर की ओर, ठीक, ये क्या आएगा, धीरे धीरे बाहर डिपॉजिट होना चालू होगा और एक समय के बाद यहाँ पर क्या बना देगा, एक वॉल्केनो बना देगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पर? तो ये एक स्लो मैकेनिज्म है जो कि ज्यादा डीप नहीं है ना, 200 से 100 किलोमीटर तक के बीच में पूरा लेन देन होता है इसमें। ठीक, तो ये भी एक तरीका है, मेजोरिटी ऑफ वॉल्केनोज अपने इसी प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, एस्थिनोस्फीयर से आते हैं, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी जो फॉल्टिंग एंड फॉल्टिंग होता है उसकी वजह से क्या होता है, इनको मैग्मा सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन। ठीक, तो चलो, तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसको पढ़ लेते हैं क्या है भाई। ठीक, तो द मेजोरिटी ऑफ वॉल्केनोज वॉल्केनिक इरप्शन आर सोर्स्ड, है ना, फ्रॉम एस्थिनोस्फीयर ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड एज अ रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एक्टिविटी। ठीक, तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है। ठीक, और लावा पिघलकर मैग्मा पिघलकर ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक, सेकंड कंडीशन देखिए, जब सेकंड कंडीशन क्या होती है भैया, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई है आपकी। ठीक, दिस इज व्हाट कॉन्टिनेंटल प्लेट लुक्स लाइक, मतलब ऑन डायग्राम ये आपकी एक ओशियनिक प्लेट हो गई, क्या हो गई, ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट, अब यहां से आपका समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन्स डेवलप हो गए हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लेट क्या कर रही है, टकरा रही है और कन्वर्जेंस जोन है, ये ट्रेंच वाला एरिया हो गया है, क्या हो गया है, ट्रेंचेस। ये सारी चीजें बता चुका हूँ इसलिए बहुत फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझना है, कोई बीच में से बैठा है तो भैया उसके ऊपर से आएगा सब कुछ। ठीक है ना, तो समझिए, लास्ट लेक्चर देखिए, प्लेट टेक्टोनिक से शुरू से आप लेक्चर देखिए और फिर कंटिन्यूटी को बना कर रखें, है ना, तो बेटर रहेगा। तो ट्रेंच हो गया आपका, ट्रेंच बन गया यहाँ पर दो कन्वर्जेंट बाउंड्री के बीच में, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट हैवियर क्रस्ट है, इसलिए क्या होगा, ये सबडक्ट होगा, सबडक्ट होकर मेंटल में पहुंच जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, मेल्ट होगा। ठीक, और इस मेल्टिंग की वजह से ये ऊपर की ओर उठेगा क्योंकि ये लाइटर एलिमेंट्स का बना हुआ है मेंटल की अपेक्षा। ठीक,
मेंटल की अपेक्षा लाइटर एलिमेंट्स का बना हुआ है, तो लाइटर एलिमेंट्स मेंटल में नहीं रुक पाएंगे, पिघलने के बाद ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और चूंकि ये जो एरिया है, चूंकि प्लेट्स के टकराने की वजह से ये एरिया ऑलरेडी दरारें हैं इस एरिया में बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक। तो इस एरिया में नीचे नीचे से पूरा लावा इस पूरे एरिया को भर देगा अच्छे से, ठीक। और यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी को भी जन्म देगा, समझना बात को, ठीक। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका इंडीज, ठीक है। इंडीज में क्या हो रहा है, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट, सॉरी नाज़का प्लेट सबडक्ट हो रही है किसके नीचे, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे। और पूरा इंडीज जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कोलंबिया से चिली तक, पूरा जो एरिया है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से भरा हुआ एरिया है। तो वहां पर फोल्डिंग भी हुई है, फॉल्टिंग भी हुई है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है बिकॉज ऑफ बेनी ऑफ जोन, क्योंकि इस जोन को हम क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन, ठीक। ये अपन पढ़ चुके हैं कहाँ पर, जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया था, बेनी ऑफ जोन, ठीक है। तो बेनी ऑफ जोन जबरदस्त एक्टिव है कहाँ पर, एंडीज के रीजन में, ठीक। ऑल्सो द बेनी ऑफ जोन formed due to subduction of plate at many places on the globe fuels magma and lava to the adjacent folded and crushed highlands such as Andes mountains, ठीक है। तो अपन ने दो केस देखे पहली चीज तो, और दोनों केस आपस में बहुत मिले जुले हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। अपन केवल उसको पढ़ अलग रहे हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस एक साथ ही होता है लगभग लगभग, ठीक है। अपन अलग अलग नहीं कर सकते कि ये वाला वॉल्केनो इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू फोल्डिंग या फॉल्टिंग, और ये वाला वॉल्केनो इज ड्यू टू बेनी ऑफ जोन। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेटली चलते हैं एक के साथ एक, ठीक। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि भाई क्या मैकेनिज्म है वॉल्केनिक इरप्शन का, और क्या किस प्रकार से क्या सोर्स है, ठीक है। फर्दर अपन देखते हैं कुछ डीप अर्थ, डीप फोकस्ड, जो सॉरी सॉरी बहुत डीप वॉल्केनो भी होते हैं जहां पर लावा या मैग्मा जो है वो बहुत मेंटल से आता है। जैसे अपन ने कहा मिड ओशियनिक रिज, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये अपनी प्लेट है सरफेस की, ठीक। यहाँ पर कन्वेक्टिव करंट्स स्टेबलिश्ड हैं, ठीक। तो ये प्लेट को यहाँ से बीच में से तोड़कर फॉल्टिंग करेंगे और दो अलग अलग डायरेक्शन में चलना चालू होगी प्लेट, और यहाँ से क्या होगा, लावा ऊपर की ओर आएगा और यहाँ पर रिजेस बनाएगा, ठीक। इसको अपन मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं, क्लियर है क्या, नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको अपन हॉट स्पॉट बोलते हैं, हॉट स्पॉट जहां पर भी लावा लगा हुआ नीचे से वहां हॉट स्पॉट कहलाएगा, ठीक। चलो, तो ये भी एक फंडा है जहां पर क्या है भैया, मेंटल में अपने को कन्वेक्टिव करंट्स मिलते हैं। तो इस प्रकार के वॉल्केनिज्म में देखो, ये मिड ओशियन रिज पर भी तो वॉल्केनिज्म ही हो रहा है ना? ये फिशर इरप्शन है, और बहुत लार्ज स्केल पर इरप्शन है। नया लावा बाहर आता है, क्रस्ट डेवलप करता है और प्लेट खिसकाता है ना। दूसरी तरफ जाके प्लेट सबडक्ट हो रही है, वहां पर प्लेट डिस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत लंबे स्केल पर क्या होता है, बहुत बड़े स्केल पर क्या हो रहा है, प्लेट का क्रिएशन हो रहा है, वॉल्केनिज्म हो रहा है, ठीक। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है प्लेट बाउंड्रीज पर, ठीक है। फर्दर अपन देखते हैं आगे, इसको समझ लेते हैं। तो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल रिएक्शंस विच जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बिल्कुल, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वहां पर, जहां पर इसकी वजह से मेंटल में बहुत हीट डिफरेंसेस हैं जगह जगह पर, और इन हीट डिफरेंसेस की वजह से कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप होते हैं, बता चुका हूं आपको। तो अपार्ट फ्रॉम दिस some amount of residual heat which was captured at the center of the earth during its formation is also present। जब अर्थ बनी थी तो उस समय की हीट भी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है भैया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो है ही साथ साथ, ठीक। तो देखो प्रोसेस में अर्थ जो है वो ठंडी होने की प्रोसेस में है, क्लियर है। अर्थ क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंडी हो रही है। और ठंडी कैसे होती है कोई भी चीज, कि वो अपने अंदर की गर्मी को किसी ना किसी प्रोसेस से बाहर निकालती है, क्लियर है। और हमारी अर्थ की जो आउटर सरफेस है वो कंपैरेटिवली बहुत कूल है, और जो इनर सरफेस है वो कंपैरेटिवली बहुत हॉट है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। तो किसी ना किसी रूप में जो अर्थ के अंदर की गर्मी है वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आएगी, और वॉल्केनो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ना। तो धीरे धीरे वॉल्केनो बनाती आ रही है, अर्थ ठंडी होती आ रही है। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा अर्थ का कोर तक सब कुछ ठंडा हो जाएगा, पर वो बहुत समय लगेगा उस चीज में, इसलिए परेशान मत हो, तुम्हारा एग्जाम जब तक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो फिर अपन देखते हैं आगे। दिस लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द इनर एंड आउटर प्लेट्स, आउटर लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक। This huge temperature difference leads to the formation of convective currents in the outer core and the mantle। तो आउटर कोर और मेंटल में ह्यूज कन्वेक्टिव करंट्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस molten magma along with the gaseous material comes out of earth surface at first available opportunity। तो जहां पर भी उसको कोई वीक जोन मिलेगा, मैग्मा जो है ऊपर की ओर आए, ठीक है, सॉरी। So this mainly occurs in the weak zone of Earth such as divergent plate boundaries and convergent plate boundaries, ठीक है। तो समझिए ये तीसरा फॉर्म है वॉल्केनिक इरप्शन का, जो कि बहुत डीप से जो है लावा बाहर की ओर आ रहा है ना। इसके अलावा एक और है जिसको अपन ने टूजो विल्सन का क्या पढ़ा था, हॉट स्पॉट कंसेप्ट, ठीक।
हॉट स्पॉट थ्योरी या हॉट प्लम थ्योरी, हॉट स्पॉट नहीं, हॉट प्लम। ठीक है, हॉट प्लम थ्योरी बता चुका हूं मैं आपको। हॉट प्लम थ्योरी में क्या होता है ना, ये एक्सेप्शनली हॉट लावा लगभग कोर और मेंटल की बाउंड्री से आता है। ठीक है, और वो किसका एग्जांपल है, जो अपने इंट्राप्लेट जो वॉल्केनोज होते हैं, अपन देखेंगे आगे उस वॉल्केनोज को भी पढ़ा है अपन ने। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा, तो अपन ने सोर्सेज ऑफ वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिक इरप्शन या मैकेनिज्म जो अपन पढ़ रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन का, तो मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए हैं। पहला पार्ट भैया है ना, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से रॉक जो है वो सॉलिड बिहेव करते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। और जैसे ही प्रेशर हटता है बिकॉज ऑफ फोल्डिंग या फॉल्टिंग, वो प्रेशर हटने से क्या होगा, रॉक तुरंत क्या होगा, पिघलेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, फिर आता है ऑल्सो बेनी ऑफ जोन्स, जहां जहां पर बेनी ऑफ जोन्स डेवलप हो रहे हैं वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी पूरी रहेगी। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका एंडीज माउंटेन्स। और जहां जहां पर भी एक प्लेट सबडक्ट हो रही है और बेनी ऑफ जोन क्रिएट हो रहा है अर्थ पर, वहां वहां पर सब जगह हमको क्या मिलेंगे, वॉल्केनोज मिलेंगे। क्लियर है। तो तीसरा कंडीशन जो है वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ में, जब मेंटल और कोर के जो मेंटल और आउटर कोर, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और मेंटल जो प्लास्टिक फॉर्म में है लगभग लगभग, यहाँ पर भी क्या होते हैं, कन्वेक्टिव करंट्स डेवलप होते हैं ड्यू टू ह्यूज हीट डिफरेंसेस, है ना। और इन कन्वेक्टिव करंट्स के सहारे मैग्मा और गैसेस क्या है, मूव करती हैं। ठीक, और जैसे ही इनको जगह मिलती है इस पे अर्थ सरफेस पर कोई वीक जोन मिलते हैं, वहां से ये बाहर आ जाती है। और अगर वीक जोन नहीं भी मिल रहा है तो ये वीक जोन खुद बना देते हैं अर्थ के क्रस्ट को तोड़कर नीचे से लिथोस्फीयर को। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन देख चुके हैं जब अपन प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से उसमें आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए अभी तक तो। ठीक, और जो कंफर्टेबल नहीं है उसमें भैया लेक्चर देखो बिना उसको समझे। ठीक है ना। और देखो मेरे हिसाब से हर टीचर क्या है, अपने आप से पढ़ाता है। भाई आप अगर ऑलरेडी पढ़ के भी बैठे हो प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि कंसेप्चुअली तो आपके क्लियर होंगे, पर मैंने किस तरह से किस ढंग से चीजों को समझाया है ना, वो अलग होता है अपने हर टीचर का। ठीक है, तो भाई जिसको समझना है बेहतर तरीके से तो वो पहले मेरे वीडियोस देख ले पीछे आगे लास्ट वीडियोस में, और उसके बाद फिर अगले वीडियोस में देखें। ठीक, चलिए फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वॉल्केनोस। ये कोई टॉपिक नहीं है ना। तो मेजरली वॉल्केनो के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मैग्मा चैम्बर, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, मैग्मा चैम्बर। फिर उस मैग्मा चैम्बर को कनेक्ट करने वाला एक होता है पाइप, ठीक, इसको अपन बोलते हैं वॉल्केनिक पाइप। और तीसरा जो होता है वेंट, क्या होता है, वेंट, जहां से बाहर आ रहा है लावा। ठीक, देखो एक जमाने में ये माउंटेन यहां पर नहीं था, केवल यहां पर एक वेंट था, धीरे धीरे जमता गया और माउंटेन बनता गया। ठीक, और मेरी बात, ये माउंटेन डेवलप हो जाएगा। तो आज के जमाने में वेंट ऊपर आ गया है, तो वेंट वो ओपनिंग है सरफेस पर जहां से लावा, गैसेस और पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैग्मा चैम्बर, पाइप और वेंट, ये तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वॉल्केनो के। और भी कंपोनेंट होते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, पर ये तीन मेजर होते हैं। ठीक है, या तो लावा वेंट से बाहर आएगा, मैग्मा और लावा, या फिर फिशर से। फिशर मतलब एक दरार। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो वेंट या फिशर, दो तरीके से लावा बाहर आता है। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं लावा के। ठीक है, फर्दर अब जो इंपॉर्टेंट चीज अपन देख रहे हैं वो है मटेरियल्स इजेक्टेड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। तो भाई एक वॉल्केनिक इरप्शन के समय कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखिए। तो देखो एक वॉल्केनिक इरप्शन की एक्टिविटी में तीन टाइप के मटेरियल इजेक्ट होते हैं, वो है गैस, लावा एंड फ्रेगमेंटेड डेब्रिस कॉल्ड थेपरा। ठीक, तो फ्रेगमेंटेड डेब्रिस को अपन थेपरा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और फ्रेगमेंटेड डेब्रिस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको अपन ऐश बोलते हैं, ऐश मतलब राख, से लेकर बड़े बड़े ब्लॉक्स तक, है ना। ये 20 टन, 20 टन वजन का ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पूरा जो हैवियर पार्टिकल्स निकलते हैं, जो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है ना ही गैसियस फॉर्म में है, ध्यान रखना, जो लावा से सेपरेटेड है और गैस से भी सेपरेटेड है, ऐसे पार्टिकल्स जो निकलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को कलेक्टिवली कहते हैं अपन पायरोक्लास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ध्यान रखिएगा। तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस या पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो वॉल्केनिक इरप्शन प्रोड्यूसेस थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल। पहला है गैस, दूसरा है लावा एंड तीसरा है फ्रेगमेंटेड डेब्रिस कॉल्ड थेपरा। तो particles and fragments of rock ejected from a volcanic eruption that ranges in size from fine dust to ash to very heavy boulders are referred as pyroclastic material. ठीक, तो smaller particles which are p to walnut size, peanut size, walnut size, are called
आर कॉल्ड लेपिलीज और साइंडर्स। सिंडर, सिंडर कौन अपन बोलेंगे देखेंगे आगे। ठीक, तो लेपिली और सिंडर बोलते हैं जो पीनट साइज और वॉलनट साइज मटेरियल होते हैं। क्लियर है? Yeah, the biggest particles are called blocks when they get hardened and volcanic bombs through high up in air as glowing molten lava। तो यही चीजें ऊपर फेंक पाती हैं, ठीक, प्रेशर से रिलीज होती है, जो एक ग्लोइंग मतलब मॉल्टन लावा ग्लो करता हुआ बाहर आता है, जो हमें दिखता है। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो फटाफट इन तीनों चीजों को अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है वॉल्केनिक गैस, मैग्मा, सॉरी वॉल्केनिक गैस, सबसे पहला कंडीशन जो है वॉल्केनिक गैस, लावा, और तीसरा क्या है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ठीक, पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो क्या हो रहा है, निकल रहा है किसमें, वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे। तो वॉल्केनिक गैस, तो मैग्मा कंटेन्स गैस, सबसे पहले क्या है, मैग्मा कंटेन्स गैस। तो मैग्मा में क्या होता है, गैस के बबल्स के फॉर्म में रहती है और गैस उसमें रहती है ऑलरेडी। ठीक है, तो एट हाई प्रेशर द गैसेज आर डिजॉल्व्ड विद मैग्मा, हाउएवर इफ द प्रेशर डिक्रीजेस द गैस कम्स आउट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मिंग बबल्स। द मेन कंपोनेंट ऑफ वॉल्केनिक गैस एमिशन इज वाटर वेपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, वाटर वेपर। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और उसके बाद आता है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, H2S। तो ये चार मेजर गैसियस कंपोनेंट हैं किसके, अपने वॉल्केनो के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चार मेजर गैसियस कंपोनेंट है। एनवायरमेंट जो आपका टॉपिक रहेगा जब आप एनवायरमेंट पढ़ोगे, है ना, हालांकि यहाँ पर मैं एनवायरमेंटल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझिए कि ये जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक, SO2 ये बहुत खतरनाक गैस होती है। तो जब भी किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी में, ये वॉल्केनो है अपना, वॉल्केनिक एक्टिविटी में गैस रिलीज होती है तो एक बहुत बड़ा एक मशरूम शेप क्लाउड बना देती है। कहाँ पर, मशरूम शेप क्लाउड बन जाता है पूरे एरिया में, और ये मतलब लगभग लगभग हजारों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। ठीक, तो ये पहली चीज तो क्या करता है ये, कि ये क्लाउड इन गैसेस का जो सनलाइट है, ठीक, सनलाइट को सतह पर आने से रोक देता है, जिसकी वजह से थोड़े समय बाद इस एरिया का टेम्परेचर जो होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे और इतने भी जीव जंतु हैं, फ्लोरा एंड फौना को जबरदस्त नुकसान होता है ना, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन वॉल्केनिक विंटर। मतलब एक बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसे न्यूक्लियर विंटर होता है ना, इस मशरूम क्लाउड की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, और जो यहाँ के इकोसिस्टम को पूरी तरह से नष्ट या नुकसानित पहुंचाता है। क्लियर है? सेकंड थिंग, अब ये गैस है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ध्यान रखिएगा। तो जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में अपने, है ना, इन सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंडेंसेशन जब होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पर जब कंडेंसेशन होगा वाटर का, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी ना, वो किसकी बनेगी, वो बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड की। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन कर कर वाटर वेपर से जो ड्रॉपलेट्स बनती हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की बनती हैं, और जब यही ड्रॉपलेट्स रेन के साथ नीचे आती हैं, रेन के फॉर्म में नीचे आती हैं, तो इसी को बोलते हैं अपन एसिड रेन। ठीक, क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो एसिड रेन में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है भैया, सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, SO2, है ना, और वॉल्केनो इसका मेजर सोर्स है। ठीक, तो वॉल्केनिक रीजन में एसिड रेन कॉमन फेनोमेना है, और ये एसिड रेन क्या करती है, पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को, पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को, फ्लोरा फौना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और वहां पर उस रीजन में पूरा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है उसको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। ठीक, तो वॉल्केनिक इरप्शन थोड़ा सा नुकसान तो करता है अपने आप में। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो वॉल्केनो रिलीजेस गैसेस व्हेन इरप्ट एंड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड फ्यूमरोल्स। फ्यूमरोल्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, निश्चिंत रहें। तो वॉल्केनिक क्या होता है, वॉल्केनिक रिलीजेस गैसेस व्हेन इरप्ट एंड थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड फ्यूमरोल्स। ठीक, तो देखो अब सेकंड चीज जो निकलती है वो लावा है भैया। तो द ईज विथ लावा फ्लोज एंड द स्ट्रक्चर इट फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच सिलिका एंड गैस द लावा कंटेंट। तो देखो जैसे कि ये वॉल्केनो है ना, अगर वो बहुत इजी लावा आया, है ना, बहुत मतलब जिसका अपन ने कहा सिलिका कंटेंट बहुत कम है लावा में, है ना, उसकी फ्लूइडिटी बहुत है, बहुत जल्दी बह रहा है, विस्कोसिटी बहुत कम है, गाढ़ा कम है, ठीक है, तो वो बह जाएगा, स्लोप पर क्या हो जाएगा, बह जाएगा जल्दी से। ठीक है, और क्या करेगा वो, धीरे धीरे बहुत दूर तक बहेगा, और क्या करेगा, बेसिकली लावा प्लेट्यू और प्लेन्स बनाएगा। ठीक, लेकिन अगर यही लावा बहुत गाढ़ा है, विस्कस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में ये जहां से निकल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल रहा है ना इस वेंट से फॉर एग्जांपल, तो इस वेंट के आसपास ही जमा हो जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं बहेगा और तुरंत कूल डाउन होगा और धीरे धीरे क्या करेगा, इसको एक माउंटेन के फॉर्म में डेवलप कर देगा, वॉल्केनिक माउंटेन के फॉर्म। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर जहां बनते हैं, लावा के ह्यूज माउंटेन्स बनते हैं, उसको अपन बोलते हैं कि वही वहां पर सिलिका कंटेंट अधिक है लावा में, लावा की विस्कोसिटी ज्यादा है और फ्लूइडिटी कम है, स्टिफनेस ज्यादा है लावा की। ठीक है, तो द ईज विथ विच लावा फ्लोज, अगर आसानी से बह रहा है तो वो अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, और लावा बड़ी मुश्किल से बह रहा है, बहुत गाढ़ा लावा है शहद की तरह, शहद से भी गाढ़ा, ठीक है, पानी और शहद में जो अंतर होता है ना, तो वैसा अगर है तो वो अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लियर है? The ease with which lava flows and the structure it forms depends on how much silica and gas the lava contains. Silica कितना और gas कितना है? The more silica, the more polymerization forming long molecules occurs. Polymerization ज्यादा होता है और stiffening the lava, मतलब लावा गाढ़ा हो जाएगा। तो जितना सिलिका अधिक होगा, है ना, उतना पॉलीमराइजेशन होगा, उतना गाढ़ा होगा लावा। The stiffness of lava is described in terms of viscosity. ठीक, तो lava that flows easily has low viscosity and lava that is sticky and stiff has high viscosity. ठीक, तो विस्कोसिटी ज्यादा है तो अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे, विस्कोसिटी कम है तो अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, और लावा की बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाएंगे, है ना। सिलिका अधिक होने के कारण क्या होगा, लावा गाढ़ा होगा और जल्दी ठंडा होगा, और उसका क्योंकि उसका टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, और लावा जो पतला लावा है ना, लेस विस्कस लावा है, सिलिका कंटेंट कम है, तो वो पतला होगा, लंबे एरिया में फैलेगा, लावा प्लेट्यूज, लावा प्लेन्स डेवलप करेगा, है ना, माउंटेन डेवलप नहीं करेगा वो। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक, और उसका बहुत ज्यादा गर्म लावा होता है, इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है। क्लियर है? तो इन जनरल हाई सिलिका लावा कंटेन्स मोर गैस देन लो सिलिका। तो हाई सिलिका रहेगा तो लो गैस, सॉरी, हाई सिलिका कंटेन्स मोर गैस एंड लो सिलिका कंटेन्स लो गैस। ठीक, तो व्हेन द गैस बबल्स, गैस फॉर्म्स इनटू बबल्स, विस्कोसिटी इंक्रीज फर्दर। ठीक, तो जैसे ही अपन वही विस्कोसिटी इंक्रीज होने के कारण भाई जो फॉर्म्स, सॉरी क्या बोल रहा है सेंटेंस, व्हेन द गैस फॉर्म्स इनटू बबल्स, राइट सी बात है, जब टेम्परेचर कम हुआ तो लावा के अंदर जो सॉल्यूशन फॉर्म में है गैस, वो बबल्स बनकर बाहर आएगी, जिससे आगे विस्कोसिटी फर्दर इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो समझिएगा, है ना, एक एक बार समझने की बातें हैं ना, ये बार बार समझने की बातें नहीं है। तो जब पहली बार आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें समझ जाए तो बेहतर है ना, आपको सेकंड टाइम पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक, फर्दर तीसरी चीज जो आती है, ठीक, कहां पर, लावा के अंदर, वो है भैया पायरोक्लास्टिक मटेरियल, सॉरी लावा के अंदर नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन में। तो अपन ने देखा गैस, ठीक, फिर उसके बाद लावा। तो गैस क्या होती है, गैस होती है, ठीक है, जो निकल गई बाहर। लावा क्या होता है, मॉल्टन रॉक्स होते हैं, है ना। और पायरोक्लास्टिक मटेरियल बहुत बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो पूरी तरह नहीं पिघले हैं, अभी भी उनका सॉलिड फॉर्म क्या है बाकी है कहीं ना कहीं। ठीक, तो उनको बोलते हैं अपन, वो लावा के साथ बाहर आते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन पायरोक्लास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो कलेक्टिवली लूज मटेरियल thrown from a volcano is referred as a thepra. Think individually fragments are referred to in general terms as pyroclast. So sometimes these thepra is also referred to as pyroclastic debris. ठीक, pyroclastic debris. तो पायरोक्लास्ट क्या होते हैं भैया, पायरोक्लास्ट वो मैटर होता है ना, जो पार्शियली मोल्टेड होता है और उसका सॉलिड फॉर्म रिटेन्ड है, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के समय थ्रोन आउट होता है। ठीक, और उसको पायरोक्लास्टिक डेब्रिस कहते हैं या पायरोक्लास्टिक मटेरियल आप बोल लो। ठीक है, पायरोक्लास्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइजेस। तो साइज के बेस पर पायरोक्लास्ट डिफाइन करते हैं। तो पार्टिकल लेस देन 2 mm इन डायमीटर, छोटे बहुत छोटे पार्टिकल जिनका 2 mm से भी कम डायमीटर है, आर कॉल्ड वॉल्केनिक ऐश। उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक ऐश। ऐश मतलब राख। ठीक, ये देखिए, ये राख इस प्रकार से जम जाती है पत्तों वत्तों पे, पेड़ों वेड़ों पे, सब जगह। ठीक, ये सस्पेंडेड रहती है हवा में, ठीक, और ये राख पूरे में जम जाती है। तो अगर आप वॉल्केनिक एरिया में रह रहे हैं तो जबरदस्त झाड़ू लगाने की आप में आदत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत राख जमेगी आगे। ठीक, तो भगवान कृपा से अपने इंडिया में ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादातर जगहों पर, है ना। तो प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनसे अपन काफ़ी दूर हैं। कुछ एरियाज़ हैं बिल्कुल, जैसे आप नॉर्थन पार्ट देख लोगे तो वो बाढ़ से प्रभावित है ना। कोस्टल रीजन देखोगे आप तो क्या है, वो साइक्लोन से प्रभावित है। तो बहुत सारे रीजन प्रभावित हैं, लेकिन इस प्रकार से अर्थक्वेक और वॉल्केनो की ज़्यादा टेंशन हमारे देश में नहीं है। ठीक, नॉर्थन एरियाज में वॉल्केनोस की टेंशन है, वो अपन ने पढ़ा है। सॉरी, अर्थक्वेक की टेंशन है, वॉल्केनोस की नहीं। वॉल्केनोस केवल इंडिया में अंडमान निकोबार पर एक दो जगह हैं, है ना। एक हो गया आपका नारकोंडम द्वीप,
और दूसरा बैरन आइलैंड। ठीक है, तो वो अपन देखने वाला थोड़ी देर में। तो वॉल्केनिक ऐश समझ में आया। तो वॉल्केनिक ऐश कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मिनरल ग्रेन्स एंड ग्लास। तो बहुत मिनरल ग्रेन्स जरा जरा से होते हैं, छोटे छोटे, ठीक, और ग्लास, ग्लास में भी उसमें ग्लास के फ्रेगमेंट्स भी रहते हैं जरा जरा से। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स विद डायमेंशन बिटवीन 2 mm to 64 mm आर कॉल्ड एज लेपिलीज। तो लेपिलीज अपन ने देखा था कि थोड़े से बोल्डर्स, बड़े बड़े मटर के दाने बराबर, है ना, या वॉलनट के जैसे जो फॉर्म्स में रहते हैं 64 mm तक, जिनका क्या होता है, डायमीटर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेपिलीज। ठीक, ध्यान रखिए, पूछे गए सवाल है ये, है ना, जैसे आपसे पूछता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ वॉल्केनो। ठीक, तो वो आपसे बोल देगा एपीसेंटर। ठीक है, फिर फर्दर आपसे बोलेगा एपीसेंटर के बाद बैरोमीटर या कुछ भी बोल देगा, एक डाल देगा उसमें लेपिली। तो लेपिली इज एसोसिएटेड विथ वॉल्केनो, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ध्यान रखना। तो एक बार पढ़ते यार, क्वेश्चन पूछने का कुछ भी फॉर्म हो सकता है, वो केवल अपन तभी समझ पाएंगे किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा जब अपन पूरा पढ़ने के बाद कम से कम 50-100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर टॉपिक पे। ठीक, उसके लिए अलग सीरीज है पूरी एक, मैं आपको बताऊंगा कब आना है आपको। ठीक, तो बिल्कुल अपन देखेंगे उसको। तो लगभग हर टॉपिक पे आपको तमाम क्वेश्चंस, प्री लेवल के, मेंस लेवल के, है ना, और सारे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, तो फ्रेगमेंट्स लार्जर देन 64 mm आर क्लासिफाइड एज ब्लॉक्स और बॉम्ब्स। ठीक, ध्यान रखना। तो आपने 2012 मूवी आई थी एक, है ना, बहुत से लोगों ने देखी होगी। तो उस मूवी में जो अपना येलो स्टोन नेशनल पार्क है, उसके नीचे एक बहुत सुपर वॉल्केनो बताया गया है। वो सुपर वॉल्केनो फटता है, तो ये जो बॉम्ब्स गिरते हैं, देखते हैं ऊपर से वो बॉम्ब्स गिरते रहते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स। ठीक, और वॉल्केनिक ब्लॉक्स, तो वॉल्केनिक ब्लॉक्स और बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, ये लगभग लगभग मैंने कहा ना 20 टन का पत्थर, एक एग्जांपल में है, एक फैक्ट है कि लगभग 20 टन का पत्थर 10 से 20 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया था एक वॉल्केनो द्वारा। तो 20 टन आप समझो, है ना, अपने पास इक्विपमेंट ऐसे नहीं है कि अपन 20 टन को हिला पाएंगे। समझ में आई बात। तो एक बार एक रोड पर एक बड़ा सा पत्थर ले जा रहा होगा एक ट्रक, 20 टन का, तो वो ट्रक पलट गया, वो 20 टन का पत्थर गिर गया। तो पूरे जिला प्रशासन के पास ऐसे इक्विपमेंट और ऐसी कुछ भी चीज नहीं थी कि उस 20 टन के पत्थर को हटा सकें। समझ में आई बात की नहीं। अब तो हालांकि पुरानी बात हो गई है, थोड़ी सी 10 एक साल पुरानी, अब तो काफी बेहतर हो गई स्थिति। ठीक, 10-15 साल पुरानी बात है। चलिए, तो फर्दर अपन देखते हैं। तो ये समझ में आ गया अपने को भैया पायरोक्लास्टिक मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं अपन, है ना। देखो बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन होता है इसका, मैंने आपको केवल 2-3 चीज पढ़ाई यहाँ पर जो कि आपके इसे जानना जरूरी है। ठीक, अगर आप वॉल्केनिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप और पढ़ सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक, लेकिन हमें वॉल्केनिक साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें क्या निकालना है, अपना एग्जाम निकालना है। ठीक, तो ब्लॉक्स आर सॉलिड फ्रेगमेंट्स ऑफ वॉल्केनोज दैट फॉर्म व्हेन एन एक्सप्लोसिव इरप्शन शैटर्स द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो पहले से ही रॉक्स मौजूद है उनको तोड़ ताड़ के जब बाहर निकलता है। देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है, ये वॉल्केनो जब डेवलप हुआ है, ये इसका क्या है, क्रेटर है। ठीक, और यहाँ पर एक सॉसर शेप बन गया है। ठीक है, ये पाइप जुड़ा हुआ है किससे, मैग्मा चैम्बर से। ठीक, ये सरफेस का फीचर है। ठीक है, तो देखो जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो यहां पर से बाहर निकलेगा लावा दोनों तरफ। ठीक, लेकिन जब शांत हो जाएगा ये वॉल्केनो तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, किसमें, वॉल्केनिक पाइप में और सरफेस में वॉल्केनिक के। ठीक, तो एक सॉसर शेप डिप्रेशन बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। ठीक, तो क्रेटर आगे पढ़ेंगे आप अपन थोड़ी देर में, तो क्रेटर बोलते हैं। तो फर्दर देखिए, जब ये थोड़ी देर के लिए वॉल्केनो शांत हो चुका है तो यहाँ पर जो क्रेटर है वो जम जाता है पूरा। यहाँ पर वॉल्केनो क्या होगा, जम जाएगा। और जमने की वजह से क्या होगा, जब नेक्स्ट जो इसकी वेव आ रही है ऊपर की ओर, जो प्रेशर लगा रही है, वो प्रेशर क्या होगा, उस प्रेशर से जब ये तोड़ कर निकलेगा, तो क्योंकि ये जमने की वजह से क्या होगा, इस पाइप में वो प्रेशर बनता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। और नेक्स्ट जब प्रेशर डेवलप होगा तो ये पूरा एरिया तोड़कर पूरा वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया गायब हो जाएगा ऐसे। ठीक, पूरा उड़कर पहुंच जाएगा कहीं दूसरी ओर। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का एक्सप्लोसिव वॉल्केनो जब होता है तो यही पत्थर जो है बॉम्ब बॉम्ब कहलाएंगे, बॉम्ब ब्लॉक्स, है ना, आसपास के एरिया में जाके गिरेंगे। ठीक है, तो इस वॉल्केनिक माउंटेन के आसपास अगर रिहायशी एरिया है, ठीक है, पॉपुलेटेड सेटलमेंट है, तो फिर दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, वहां पर उस एरिया में डिजास्टर हो सकता है। फर्दर नेक्स्ट, तो अपन ने देखा भैया कि कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं इजेक्ट होते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के समय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पार्ट से। क्लियर है,
तो किस प्रकार वॉल्केनिक इरप्शन के समय कौन कौन से मटेरियल इजेक्ट होते हैं सॉरी, उसको अपन ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है ना, गैस, लावा और गैस, लावा एंड आपका तीसरा क्या हो गया, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। क्लियर है? तो ये तीनों पे मैंने आपको नोट लगभग राइट अप आपके पास रेडी है। ठीक है, फर्दर अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस। तो भैया क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस मैंने आपको बताया कि अपन कई बेस पर वॉल्केनोस को क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी भी चीज को जब अपन डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो उसको अपन कई बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो केवल वॉल्केनोज नहीं, मतलब लगभग लगभग मेजर बहुत सारी चीजें अर्थ पर, उनको अपन कई बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं पीरियोडिसिटी है ना, पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, भाई इरप्शन जो हो रहा है वॉल्केनिज्म वॉल्केनोज में, उसकी कितने पीरियड में हो रहा है ना, तो उसके बेस पर अपन एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में क्या कर दिया है, उसको क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखो, ये तो आउटडेटेड क्लासिफिकेशन है। ठीक, क्या है? आउटडेटेड। और ये अपन छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से। ठीक है, तो अब मतलब अपन किसी भी वॉल्केनो को मतलब श्योरिटी से अपन उसको एक्टिव भी नहीं बोल सकते, डोरमेंट भी नहीं बोल सकते और एक्सटिंक्ट भी नहीं बोल सकते। एक्टिव तब बोल सकते हैं जब वो एक्टिव है, भाई हमें साफ साफ दिख रहा है लावा बाहर आ रहा है। लेकिन डोरमेंट वॉल्केनो कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम तो क्या है भाई, वहां मान लो 70-80 साल जीने वाले लोग हैं। ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो 500 साल तक नहीं अगर हुआ है एक्सप्लोजन उसमें, तो मान मान लेते हैं उसको कि डोरमेंट है लगभग 500 वर्षों से। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है कि भाई पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी उसका एक्सप्लोजन नहीं देखा अपन ने, तो उसको एक्सटिंक्ट मान लेते हैं। लेकिन वॉल्केनो टाइप का पूरा फॉर्मेशन वहां पर है। तो देखिए यहाँ पर कभी भी क्या होता है, डोरमेंट वॉल्केनो एक्टिव हो जाता है और कोई भी एक्टिव वॉल्केनो डोरमेंट हो जाता है, तो इसका हिसाब रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये वाला क्लासिफिकेशन क्या है, केवल प्रेजेंट के लिए, मतलब आप देख रहे हो वो वॉल्केनो एक्टिव है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपन उसको कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा आउटडेटेड क्लासिफिकेशन है, तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं छठी क्लास से, है ना, तो एक बार कोई सी भी किताब आप जो एनसीईआरटी रेफर कर रहे हैं उसमें देखिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा, इसमें पढ़ सकते हैं। बट इसको नॉर्मली आप रेफर नहीं करते हैं पर। ठीक है, चलिए फर्दर एक और अगला बेस है क्लासिफिकेशन का, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा। लावा के कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो अगर लावा एसिडिक है तो उसको बोलेंगे एसिडिक लावा वॉल्केनोज, और लावा बेसिक है तो उसको बोलेंगे बेसिक लावा वॉल्केनोज। और दोनों ही कंडीशन में, है ना, देखो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे। एसिडिक लावा क्या होता है, मैंने कहा इसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है, बहुत विस्कस होता है, तो लैंडफॉर्म अलग बनाएगा, है ना, पूरा जो सरफेस पर जब आएगा ये, या एसिडिक लावा जब आएगा तो पूरा जो लैंडस्केप डेवलप होगा वो अलग तरीके से डेवलप होगा। और बेसिक लावा वॉल्केनोज में क्या होता है, लावा का सिलिका कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो विस्कोसिटी बहुत कम होती है, लावा पतला होता है ना, उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्लो बहुत करता है, लावा दूर तक जाता है, तो वो जो लैंडस्केप डेवलप करेगा, है ना, बेसिक लावा वॉल्केनो जो लैंडस्केप डेवलप करेगा वो मच डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू एसिडिक लावा वॉल्केनोज। ठीक, तो हम वॉल्केनोज और उसके आसपास के लैंडफॉर्म्स को, स्ट्रक्चर्स को, लैंडस्केप को देख के समझ सकते हैं एसिडिक लावा वॉल्केनो है या बेसिक लावा वॉल्केनो है ना। रिसर्च तो करनी पड़ेगी लेकिन देखकर भी समझा जा सकता है। ठीक, थर्ड क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। तो कैसा इरप्शन है, एकदम धुआंधार, मतलब बहुत पावरफुल इरप्शन है कि क्वाइट इरप्शन है। ठीक है, उसके बेस पर भी हमने ज्वालामुखियों को या अपने वॉल्केनोस को क्लासिफाई करा है। तो पहला है हवाईयन मोस्ट वायलेंट इरप्शन। देखो दिखा रहा हूं आपको हवाईयन टाइप का। देखो हवाईयन टाइप में इन वॉल्केनिक एजैकुलेशन ऑफ लावा इज वेरी क्वाइट, सॉरी, लावा स्प्रेड आउट लार्ज एरियाज एंड सॉलिडिफाइज। तो हवाईयन टाइप की बात करते हैं अपन, तो हवाईयन टाइप में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और विजुवियन टाइप है ना, बहुत पावरफुल इरप्शन है, विजुवियन टाइप बहुत पावरफुल इरप्शन। तो अपन देखते हैं हवाईयन, विल्केनियन, ये विजुवियन टाइप। ठीक, तो प्लीनियन टाइप, विजुवियन टाइप, ये पिलियन टाइप। तो बहुत सारे जबरदस्त पावरफुल जो नेम्ड है, पावरफुल वॉल्केनिक है इरप्शंस, उसके बेस पर अपन ने इनको क्लासिफाई करा है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है पावर बढ़ता जा रहा है नीचे की ओर। ठीक, अपन आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो सेंट्रल इरप्शन जो होते हैं, वेंट इरप्शन जिसको अपन बोलते हैं, तो सेंट्रल इरप्शन के ये 5 टाइप्स अपन ने देखे हैं। ठीक, और एक होता है फिशर इरप्शन। तो फिशर इरप्शन के भी अपन टाइप देखेंगे, जिसमें मिड ओशियनिक रिज भी आएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में लावा फ्लो या लावा फ्लड होता है, बहुत बड़े एरिया में लावा फैलता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, ठीक, ऑफ वॉल्केनोस। तो आज हम देख रहे हैं
कि भाई एसिडिक लावा वॉल्केनोज जो है वो क्या होते हैं और बेसिक लावा वॉल्केनोज जो है वो क्या होते हैं। तो एसिडिक लावा वॉल्केनोज में मैंने कहा भाई सिलिका कंटेंट अधिक होता है। तो इन सच वॉल्केनोज द सिलिका कंटेंट ऑफ लावा इज वेरी हाई, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लावा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है लावा का। ठीक, तो नॉर्मल टेम्परेचर, उतने ही टेम्परेचर पर वो गाढ़ा बन पाता है, पूरी तरह मेल्ट नहीं हो पाता। ठीक, बहुत गाढ़ा होता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली द विस्कोसिटी ऑफ सच लावा इंक्रीजेज एंड इट कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज क्विकली। विस्कोसिटी बढ़ जाती है, बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला वो बहा नहीं, एकदम पानी की तरह नहीं बह गया, वो धीरे धीरे शहद की तरह बह रहा है और वहीं के वहीं जमता भी जा रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, द फ्लो ऑफ लावा इन दिस केस will slow, hence such lava forms high volcanic structures with steep slope called as composite volcanoes। ठीक, तो हाई फॉर्म्स कंपोजिट वॉल्केनोज और हाई पीक वॉल्केनोज बनेंगे। मैंने कहा ना, गाढ़ा वॉल्केनो हाई पीक्स बनाएगा और मतलब जो सिलिका कंटेंट कम रहेगा, जो बहुत तरल रहेगा, वो फैल जाएगा, है ना, हाई पीक्स नहीं बना पाएगा। ठीक, the rapid solidifying of lava in the vent obstruct the flow of outpouring lava resulting in loud explosions। तो अगेन मैंने इस टाइप के वॉल्केनोज में, जो कि बहुत गाढ़ा लावा है, तो वो पाइप में भी जम जाएगा। ठीक, और पाइप में जमेगा तो वो जो गैसेज हैं और जो लावा आ रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऊपर से जमा हुआ लावा। तो यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा और एकदम फोड़ कर निकलेगा। ठीक, ध्यान रखना प्रेशर की वजह से। तो बिल्कुल एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव टाइप जो एरप्शन रहेगा। थ्रोइंग आउट मैनी वॉल्केनिक बॉम्ब्स एंड पायरोक्लास्ट। Sometimes the lavas are so viscous that they form a lava plug at the crater। इतना विस्कस रहता है कि पूरा यहाँ जम जाएगा, है ना, पूरे पूरे पाइप में जम जाएगा लावा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और लगभग लगभग वॉल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। और समय के साथ जब ये आसपास का एरिया, है ना, आसपास का एरिया समय के साथ जब इसका इरोजन हो जाएगा, ठीक, आसपास के एरिया का, तो ये लावा प्लग के फॉर्म में बाहर निकला रह जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, लावा प्लग। ठीक, तो समय के साथ क्या होगा, यहां पर से ये इसका इरोजन हो गया माउंटेन का, और ये लावा प्लग जमा रह गया अपने लावा चैम्बर के साथ, मैग्मा चैम्बर के साथ जमा रह गया ये। ठीक, पूरा जम गया है ना। इसका देखो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ लावा प्लग का, फटाफट देखिए। प्लेन, ये देखिए वॉल्केनिक प्लग या लावा प्लग दिख रहा है आपको। ठीक है, आगे अपन सारी चीजें देखेंगे, कोई इशू नहीं है। केवल अभी साथ में रहिए, समझते जाइए, है ना, केवल। और अभी केवल ध्यान देना है इतना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, आगे सब कुछ समझ में आता जाएगा। नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिए कहाँ नहीं आ रहा है, तो अपन डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो पायरोक्लास्ट बाहर आते हैं ना, तो रिजल्टिंग इन अ लाउड एक्सप्लोजन थ्रोइंग आउट मेनी वॉल्केनिक बॉम्ब्स और पायरोक्लास्ट। Sometimes the lavas are so viscous that they form a lava plug at the crater like that Mount Pelee एग्जाम्पल है, लावा प्लग बन जाता है ना। तो मार्टिनिक आइलैंड जो है, मार्टिनिक आइलैंड्स अपन देखेंगे, लेसर एंटिलीज, एंटिलीज आइलैंड्स हैं कैरेबियन सी में, है ना। अपन देखेंगे पूरा उसको कि जब अपन अमेरिकन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो एंटिलीज कहाँ पर है ये भी सब देखेंगे। अभी आप हाल फिलहाल इसको सर्च कर सकते हैं कि एंटिलीज आइलैंड्स कहाँ पर है, मार्टिनिक आइलैंड्स कहाँ पर है। ठीक, कैरेबियन, मार्टिनिक आइलैंड्स फ्रांस का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये है कैरेबियन आइलैंड में। ठीक है, तो एसिडिक लावा फ्लोज ऑकर्स मोस्टली अलोंग द डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। तो जितनी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है वहां पर एसिडिक लावा मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ से लावा आता है, मेंटल से लावा आता है ऊपर की ओर। ठीक है, बिकॉज ऑफ बेनियोफ जोन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक लावा वॉल्केनोज, तो हम जो बेसिकली पढ़ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये वाला क्लासिफिकेशन नॉर्मल है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इसको। ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं आपको मैं, कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा वाला, लावा के बेस पर। ठीक, तो ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टाइप एसिडिक लावा वॉल्केनोज हम पढ़ चुके हैं, अब बेसिक लावा वॉल्केनोज। तो इन सच टाइप ऑफ वॉल्केनोज लावा विल बी रिच इन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स में रिच रहेगा, आयरन मैग्नीशियम में, and have low melting point as compared to acidic lava, hence it has greater fluidity and less viscosity। लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो जल्दी पिघल जाएगा, और पिघलेगा कैसा, बिल्कुल फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी उसकी, और विस्कोसिटी भी कम रहेगी, सिलिका कंटेंट कम रहेगा, है ना। द सिलिका कंटेंट ऑफ सिलिका एज कंपेयर टू एसिडिक लावा विल बी लेस। ठीक, तो लावा फ्लोज फार एंड वाइड विद ग्रेटर स्पीड एज ए रिजल्ट of which lava shields are formed। lava shields, lava plains, बहुत smaller plateaus forms होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे plateaus। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये हॉटेस्ट लावा होता है, हॉटेस्ट लावा अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो इस टाइप का लावा जो eruption होता है वो बहुत हॉट होता है। ठीक, लंबे समय तक हॉट रहता है, क्योंकि कूल डाउन फास्टर नहीं होगा, ध्यान रखना।
तो शील्ड टाइप ऑफ लावा फ्लो इज कॉमन अलोंग कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो यहां पर दरार, यहां पर वेंट की अपेक्षा, वेंट मतलब एक छिद्र की अपेक्षा अगर बहुत लंबी दरार में से लावा बाहर आएगा तो उस कंडीशन में इस टाइप का लावा बाहर आएगा। क्लियर है? ठीक, जो प्लेट्यू भी बनाएगा और बहुत दूर तक फैलेगा। ठीक, समझ में आई बात? तो ये अपना किसका था, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनो अपन ने किया है किस बेस पर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा के बेस पर। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। तो कितना पावरफुल इरप्शन है उसके बेस पर अपन ने करा है। तो उसके नाम दिए हैं हवाईयन टाइप। तो हवाईयन टाइप बहुत क्वाइट टाइप के इरप्शन होते हैं बेचारे। तो इनके जैसे वर्ल्ड में इतने भी वॉल्केनोज हैं उनको अपन ने हवाईयन टाइप बोल दिया। तो एक अपन ने आइडल लिया, उस आइडल के नाम पर सबके नाम रख दिए, क्लासिफिकेशन किया हवाईयन टाइप, स्ट्रोम्बोलियन टाइप, वोल्केनियन टाइप। ठीक है, तो ये देखिए। तो फर्दर जैसे सेंट्रल इरप्शन टाइप और एक्सप्लोसिव टाइप की अपन बात करते हैं तो हवाई टाइप वॉल्केनो है। तो in such type of volcano, ejaculation of lava is very quiet. Lava is spread out in large areas and solidifies. Named after Hawaiian volcanoes, low gaseous content, continuous production of lava builds up the large, broad form of solid shield volcanoes. तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े volcanoes बनते हैं इसमें। ठीक, ये हवाईयन eruption टाइप। क्लियर है? ज्यादा एक्सप्लोसिव eruption नहीं होता है इसका। ठीक, तो अपन देखेंगे। अब देखिए ये हवाईयन टाइप और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है पूरा, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये वाला क्लासिफिकेशन साथ ही साथ क्या क्या चीजें, क्या क्या लैंडफॉर्म्स डेवलप करता है वॉल्केनो, उसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज क्लास इसलिए इतना है। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्लासिफिकेशन पूरा अपने को पढ़ना है, कौन कौन से वॉल्केनोज हैं, है ना। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज पढ़ना है मेजर बेल्ट में। यहाँ पर अपन पैसिफिक ऑफ फायर भी पढ़ेंगे, फायर ग्रिडल ऑफ पैसिफिक भी बोलते हैं इसको। फर्दर अपन आगे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी होगा। ठीक है, फिर मिड एटलांटिक बेल्ट भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एक जैसा है, क्योंकि दोनों ही चीजें एसोसिएटेड विद प्लेट मार्जिन हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो फर्दर फिर आते हैं इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज, हॉटस्पॉट कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा आगे। फिर आते हैं वॉल्केनोज इन इंडिया। तो इंडिया में कोई खास वॉल्केनिज्म है नहीं। ठीक है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। फर्दर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं वॉल्केनिज्म के समय, वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरी। पैरासाइटिक कोन क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, काल्डेरा क्या होता है, क्रेटर लेक क्या होता है, ठीक है, वोल्केनिक प्लग, रिजेस क्या होती है, सारे एसोसिएटेड फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्रिएटेड होते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी से। ध्यान रखिएगा, गीजर्स क्या होते हैं, फ्यूमरोल्स क्या होते हैं, लहार क्या होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस किया है। इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी भी डिस्कस करेंगे, मतलब वॉल्केनो जब जब बाहर आकर, लावा बाहर आकर बहुत सारे फीचर्स बनाया हो तो अपन डिस्कस करेंगे ऊपर ऊपर। और वॉल्केनो जब जमीन के अंदर ठंडा होता है, कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइज वेरी स्लोली, तो उस समय कौन कौन से ये फीचर्स बनाता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ्स, ठीक है, सिल्स, डाइक्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक, सारी चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बाकी जो बची हुई चीजें अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना टेलीग्राम चैनल लिंक है, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिएगा, है ना, तभी मैं आपका सपोर्ट कर पाऊंगा। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो कम्युनिकेशन चूंकि अपने बीच में कम होगा तो सपोर्ट भी कम हो पाएगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ठीक, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अगर चाहते हैं अनअकैडमी पर तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, अगर आप अनुराग 27 का कोड यूज करेंगे तो। क्लियर? तो चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम ओपन फॉर डाउट ऑन दिस ग्रुप। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल बिंदास पूछें। ठीक, जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तक के लिए थैंक यू वेरी मच।